वेलकम टू बायोलॉजी बेसिक्स। एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी किस तरह से एडवांसमेंट का रोल प्ले कर रही है, इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या ये कह लें कि 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हैं। अगर आपसे वो वीडियो मिस हो गई है तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम बाकी के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि क्या रोल है फूड बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ड्राफ्ट एंड सैलिनिटी के बारे में। ड्राफ्ट का मतलब है पानी की डिफिशियंसी या पानी की कमी हो जाना, द स्कार्सिटी ऑफ वाटर। हमारे एरियाज़ में पानी का इस हद तक कम हो जाना कि वो क्रॉप्स के ग्रो करने में हेल्प ना कर सकें। और सैलिनिटी क्या है? सैलिनिटी, सैलाइन का वर्ड निकला है सॉल्ट से, यानी कि नमकियात से। तो ज़मीन में कुछ खास किस्म की सॉल्ट्स हैं जो कि क्रॉप्स को ग्रो करने में हेल्प करती हैं। इनका अपने नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा हो जाना या कम हो जाना, दोनों सूरतों में ही क्रॉप्स के ग्रो करने में अफेक्ट कर सकता है। और ये जो सैलिनिटी और ड्राफ्ट की कंडीशंस हैं, दोनों ही डिपेंड करती हैं बारिश पर, यानी कि रेन पर। और कंट्रीज़ और एरियाज़ की तरह पाकिस्तान में भी रेन का पैटर्न कुछ ख़ास स्मूथ नहीं है, इसलिए यहाँ पे आमतौर पे फ्लड्स या ड्राफ्ट को बहुत ही एक्सट्रीम लेवल्स पर फेस किया जा सकता है कुछ ख़ास किस्म के एरियाज़ में। और जिस तरह आजकल के दिनों में हमारे यहाँ पे सैलाब और फ्लड्स आए हैं, उसके बाद अभी हमारे लैंड की एग्रीकल्चरल क्या वैल्यू होने वाली है, उसमें क्या क्रॉप्स ग्रो करने वाले हैं या बिल्कुल नहीं ग्रो करने वाली, ये तो भी आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन चलें बात करते हैं कि ये जो एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, ये बारिश के कम या ज़्यादा होने की वजह से किन किन चीज़ों को कॉज कर रही हैं। ये पानी की कमी को भी कॉज कर सकती हैं, ये सैलिनिटी को भी कॉज कर सकती हैं, और उसके अलावा वाटर लॉगिंग को भी कॉज कर सकती हैं। वाटर लॉगिंग क्या है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो जाने से या पानी की सीपेज प्रॉपर्ली ना हो पाने से किसी एरिया में पानी का बहुत ज़्यादा खड़ा हो जाना और बहुत अरसे तक खड़ा हो जाना, और इस वजह से उस ज़मीन का इस काबिल ना रहना कि वो क्रॉप्स उसके ऊपर किसी भी किस्म के ग्रो करवाए जा सकें। अब जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं वो कुछ फोकस कर रहे हैं इस किस्म के क्रॉप्स डेवलप करने पर, जो कि इस तरह की हार्श और सख्त किस्म की जो कंडीशंस हैं उनमें प्लांट्स को ग्रो करवा सकें। हम देखते हैं हमारे बायोटेक्नोलॉजिस्ट इन फ्लड्स के बाद आने वाली तबाही और ख़राबी को किस तरीके से मैनेज कर सकेंगे। जो ड्राफ्ट और सॉल्ट टॉलरेंट वैरायटीज़ हैं मेज़ और वीट की, उन्हें अभी जो है वो डेवलप किया जा रहा है और मेक श्योर किया जा रहा है कि चाहे हमारे यहाँ जितनी मर्ज़ी जो है वो इर्रेगुलर रेन के पैटर्न्स हों, तो जो भी यील्ड है क्रॉप्स की, जो भी फसल की हमारे पास पैदावार आ रही है, वो स्टेबल हो सके, कारआमद हो सके। इसके अलावा जो और बायोटेक्नोलॉजी में हम देखते हैं कि इम्प्रूव लाइफ स्टॉक प्रोडक्टिविटी की जा रही है। अब बायोटेक्नोलॉजी जो है वो एक बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है किसी भी किस्म के लाइफ स्टॉक फार्मिंग की इम्प्रूवमेंट की, स्पेशली कि यहाँ पाकिस्तान में भी। देखिए, लाइफ स्टॉक की जो भी डेवलपमेंट है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि लाइफ स्टॉक की वजह से हमें अच्छे डेयरी प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, यानी कि दूध, दही, चीज़, बटर वगैरह। और इसके अलावा मीट, गोश्त की भी हमें अच्छी क्वालिटी मिल सकती है। लेकिन ये किस सूरत में पॉसिबल है? अगर तो ज़्यादा एडवांसमेंट लाई जा सकेगी, और इसके लिए बहुत कोशिशें भी की जाती हैं लेबॉर्ट्री में, जिसमें कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करके देखा जा सकता है, सिलेक्टिव ब्रीडिंग की जा सकती है, सिलेक्शन की जा सकती है। इसके अलावा जो काउज़ और बफेलोज़ हैं उनमें हाइब्रिड वैरायटीज़ की रिप्रोडक्शन करवा के देखी जा रही है, और इसी तरह से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की जाती है ताकि अच्छे से अच्छा कैटल जो है वो डेवलप किया जा सके और उसमें उस किस्म की जेनेटिक ट्रेट्स हों जैसे कि हमें चाहिए, जिससे हमें अच्छा वूल मिल सकता है, या ये कह लें जिससे हमें अच्छी लेदर मिल सकती है, या अच्छा मिल्क मिल सकता है, या फिर अच्छा गोश्त की क्वालिटी मिल सकती है। तो ये सब जो हैं लेबॉर्ट्री में बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड के अंदर लाइफ स्टॉक की प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए थ्रू आउट जो है वो काफ़ी सारा काम चल रहा है। इसके अलावा डिज़ीज़ रेजिस्टेंट ब्रीड्स जो है डेयरी और पोल्ट्री की भी बनाने की भरपूर कोशिश की जा रही है, ताकि अच्छे से अच्छा, हेल्दी से हेल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई लोगों तक पहुंचाई जा सके गोश्त की और दूध की।
तो ये सब जो है ये बायोटेक्नोलॉजी की फ़ील्ड के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम हो रहे हैं और होते चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये कहीं पे रुक जाएँगे। तो बायोटेक्नोलॉजी की फ़ील्ड बहुत अच्छा स्कोप रखती है अपने अंदर, अगर तो इसको सही तरीके से लेकर चला जाए। सो इम्प्रूव्ड लाइफ स्टॉक के बाद हम बात करते हैं कि फूड की प्रोसेसिंग कैसे की जाती है, क्या तरीक़ाकार है खाने को बनाने का या उसको प्रोसेस करने का। देखिए, जो फूड की क्वालिटी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि उसको प्रिजर्व कैसे किया जा रहा है, उसको जो है वो महफूज कैसे किया जा रहा है, और फिर उसको स्टोर कैसे किया जा रहा है ताकि साला साल या पूरे साल के दौरान एक कंटिन्यूस बगैर रुके प्रॉपर सप्लाई दी जा सके लोगों को, और यहाँ तक कि एक्सपोर्ट भी किया जा सके दूसरे ममालिक में अगर ज़रूरत पड़े तो। देखिए, एक्सपोर्ट हम वही चीज़ कर सकते हैं जो हमारे पास एक्स्ट्रा बनी हुई होगी, अदरवाइज़ नहीं। तो जो फूड सेफ्टी है उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या मेक श्योर किया जाता है कि उसका न्यूट्रिशनल कंटेंट है उसको इन्हेंस किया जाए, उसको ज़्यादा बेहतर किया जाए। इसके अलावा जो स्टोरेज है एक पैक्ड फूड की, उसको भी एक्सटेंड किया जा सके, या फिर ये कि जो रेडी टू यूज़ फूड्स हैं उनको आसानी से जो है वो कन्वर्ट किया जा सके। उसमें इसकी पैकेजिंग आ जाती है कि किस तरीके से उसको पैकेट्स में बंद करके लोगों तक भेजा जा रहा है। तो इसमें जो है वो कई सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें कई तरह के एंजाइम्स और प्रोबायोटिक्स वगैरह भी यूज़ किए जाते हैं ताकि अच्छे से अच्छा जो फूड है उसको प्रिपेयर किया जा सके। फूड प्रोसेसिंग में कुछ प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें कि ग्राइंडिंग है, स्लाइसिंग है और फ्रीजिंग है बड़े लेवल्स पे, और इसके अलावा सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आ जाती हैं फूड की पेस्चराइजेशन, उसकी पैकेजिंग, और ख़ास करके फूड को ज़्यादा से ज़्यादा सेफ प्रोवाइड कर देना उसके इस्तेमाल के लिए। अब कैटेगरीज़ क्या हैं जो फूड प्रोसेसिंग में इस्तेमाल होती है, इसमें कैनिंग है, रेफ्रिजरेशन है, इरेडिएशन है, पेस्चराइजेशन है। ये पेस्चराइजेशन वगैरह ये चीज़ें आप पहले रीड कर चुके हैं, इनकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। अच्छा, कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स, कुछ रिवायती जो मेथड्स हैं उन्हें भी यूज़ किया जा सकता है, जिनमें कि ड्राइंग, देखें तो सूरज की रोशनी में उसको ड्राई करना है, इसके अलावा नमक लगा के उसको रखना है, फर्मेंटेशन के डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। तो ये चीज़ें। अब फूड को प्रिपेयर कैसे किया जा रहा है, उसमें आप देखें कि वीट है, वीट को हम एज इट इज़ तो यूज़ नहीं कर सकते, उसका पहले आटा बनाया जाएगा, ठीक है। फ्लोर का जो है वो उसको ग्रेन को फ्लोर में ग्राइंड किया जाएगा, फिर उसको कुक किया जाएगा, कुक करने के बाद उसको खाया जाएगा। डिफरेंट फूड्स को आपस में मिक्स किया जा सकता है। इसके अलावा फूड की सेफ्टी तो सबसे इम्पॉर्टेंट फोकस पॉइंट है किसी भी फूड को प्रिपेयर करने के मामले में। इसके अलावा जो प्रोटीन्स हैं या विटामिन्स हैं या मिनरल रिच फूड्स हैं, इनको भी जो है वो मेक श्योर किया जाता है, और साथ साथ फूड के डिफरेंट एडिटिव्स ऐड किए जा सकते हैं फूड में, अच्छी खुशबू ऐड की जा सकती है, बेहतर कलर ऐड किया जा सकता है ताकि फूड अट्रैक्टिव लग सके और लोग उसको आसानी से या अपनी सहूलत के लिए जब चाहे जिस तरह चाहे इस्तेमाल कर सकें। तो ये जो डिफरेंट फूड प्रोसेसेस हैं ये सब जो है मेक श्योर किया जाता है कि इनमें अच्छी सेफ्टी हो, प्रिकॉशंस ली जाती हैं ताकि लोग इनको आसानी से इस्तेमाल कर सकें और ये हेल्थ बेनिफिशियल भी हों। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। देखिए, क्रॉप्स हैं तो क्रॉप्स के ऊपर कीड़े मकोड़े तो आएंगे, तो बजाय इसके कि केमिकल जो हैं फर्टिलाइज़र्स या केमिकल्स यूज़ करके, पेस्टिसाइड्स यूज़ करके उनको क्रॉप्स को ख़राब किया जाए या उनमें बीमारियां लगवाई जाए, उससे बेहतर है कि बायोलॉजिकली उसको कंट्रोल कर लिया जाए। अब डिफरेंट बायोलॉजिकल मेथड्स हैं जिसमें कोशिश की जा रही है कि क्रॉप्स जो हैं वो ज़्यादा देर तक सस्टेन कर सकें अपने जो भी पेस्ट्स हैं, जो भी कीड़े मकोड़े हैं, जो भी उनको बीमारियां लग रही हैं, उनसे वो बेहतर तरीके से बच सकें। और इसका बेहतर तरीका तो ये है कि जितने भी जो बायोलॉजिकल हमारे पास बायोपेस्टिसाइड्स हैं जो कि नेचुरल सोर्सेज से डिवेलप किए जा सकते हैं, डिराइव किए जा सकते हैं, निकाले जा सकते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा निकाल के इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इस तरह करने से कम हम टॉक्सिक केमिकल पेस्टिसाइड्स को इस्तेमाल करेंगे क्रॉप्स के ऊपर, और क्रॉप्स का के ऊपर उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स कम से कम होंगे और वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा यील्ड जो है वो हमें प्रोवाइड कर सकेगा। तो कंक्लूजन सिर्फ इतनी सी है कि जो बायोटेक्नोलॉजी है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है एग्रीकल्चर की फील्ड में एडवांसमेंट के तौर पे, और लेकिन ऐसा है कि जो पब्लिक अवेयरनेस है वो कुछ खास नहीं है।
कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं जिसकी वजह से बायोटेक्नोलॉजिस्ट्स को कई बार अपना काम कम करना पड़ता है या आप यही कह लें कि रोकना पड़ता है। तो डिफरेंट जो हैं वो ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड को अभी भी किसी हद तक उस तरह से आगे बढ़ने नहीं दे रहे, वरना शायद तरक्की इससे ज़्यादा देखने में मिल सकती है हमें। सो दिस इज़ इट। आई होप दैट द वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू। इफ़ यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसे अपने और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। चैनल को नई वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।